We discuss some general properties of current and resistance. Now, in this topic, we study the behavior of specific electric circuits that include resistive elements, which may be individual resistors or the internal resistance of circuit elements, such as batteries or wires. We can find our study in this topic to direct current DC circuits, in which the direction of the current does not change with time. Electromotive force EMF. To produce steady flow of charge, you need charge pump, that is battery, a device that by doing work on the charge carriers maintain a potential difference between a pair of. अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये देख चुके हैं कि आपको किसी भी सर्किट के अंदर अगर चार्जेस का फ्लो सस्टेन रखना है तो आपको एक पंपिंग सोर्स की जरूरत होती है जो चार्ज कैरियर्स को पंप करती है और टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है और उसको हम कहते हैं उस डिवाइस को बैटरी. We can search a device an EMF device. We call such a device an EMF device, and the device is said to provide an EMF, which means that it does work on charge carrier. तो ये वो सोर्स है जो कि हमारे चार्ज कैरियर पे वर्क करेगी. The maximum potential difference between the terminal of the battery is called electromotive force EMF of the battery. तो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वर्क एनर्जी एंड ईएमएफ. यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स मौजूद है, उसके साथ हमने एक रेजिस्टर आर कनेक्ट किया हुआ है. So within this EMF device, the positive charge carrier move from of low electric potential and thus low electric potential energy. तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो वो आपके लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एरिया से निकल के डायरेक्शन मैंने विद इन दी बैटरी आपको दिखाई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. यहां से आपके पॉजिटिव चार्जेस निकल के टूवर्ड्स जाएंगे इस तरफ. This motion is just the opposite of what the electric field between the terminal would cause the charge carriers to do. और ये जो चार्जेस का मोशन होगा फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टर्मिनल के दरमियान मौजूद है उसके अपोजिट होगा. और टर्मिनल के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी. और वो इन चार्ज कैरियर्स को जो कि इधर से मूव कर रहे हैं उनकी फ्लो के अंदर अपोजिशन जनरेट करेगी.
So therefore, there must be some source of energy within the device enabling it to do work on the charge by forcing them to move as they do. तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इस बैटरी के अंदर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो वर्क करे चार्जेस के ऊपर, जो कि वो करती है बैटरी। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल भी हो सकती है, जो कि अमूमन आम बैटरी और फ्यूल सेल के अंदर होती है। वो कोई मैकेनिकल फोर्स भी हो सकती है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर यूज करते हैं। वो सोर्स सन भी हो सकता है, जैसा कि आप सोलर सेल यूज करते हैं। तो जो बैटरी की ईएमएफ होती है उसको हम डिफाइन करते हैं dW अपॉन dQ, वर्क पर यूनिट चार्ज। An ideal EMF device is one that lacks any internal resistance to the internal movement of charge from terminal to terminal। एक आइडियल बैटरी या एक आइडियल ईएमएफ सोर्स वो होती है जो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती चार्जेस को मूव करने में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। The potential difference between the terminal of an ideal EMF device is equal to the EMF of the device। तो अगर आपके पास एक आइडियल सोर्स है ईएमएफ की, तो आप उसके टर्मिनल के ऊपर अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VAB अगर मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके ईएमएफ के बराबर आएगी। A real EMF device such as any real battery, जो कि आप अपनी आम लाइफ के अंदर यूज करते हैं, हैज इंटरनल रेजिस्टेंस टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ चार्ज। यानी कि जितनी भी डिवाइसेस आप ईएमएफ सोर्स की रियल टाइम या रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और वो चार्ज को मूवमेंट में अपोजिशन देते हैं। When a real EMF device is not connected to a circuit and thus does not have circuit through it, the potential difference between its terminals is equal to its EMF। यानी कि एक रियल बैटरी अगर किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं है तो उसके टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ईएमएफ के बराबर ही होगा, अगर कोई सर्किट कनेक्ट नहीं है या ओपन सर्किट है। However, when that device had current through it, यानी कि आप कोई सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं उस डिवाइस के साथ और उस डिवाइस में से करंट फ्लो कर रहा है, then the potential difference between its terminal different from its EMF। तो उस वक्त उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पे होगा वो उसकी ईएमएफ से अलग होगा, और वो अलग कितना होगा? VAB उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस से, E उसकी ईएमएफ है, माइनस I उस बैटरी या उस सर्किट से पास होने वाला करंट है, और R ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स। तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल ईएमएफ से कम मिलेगा अगर आप सर्किट के अंदर अपनी बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। Sources of electricity: static electricity by friction।
आप इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर सकते हैं बाय द वर्क ऑफ रबिंग टू प्रोड्यूस चार्ज, जो कि हमने अपने शुरू के लेक्चर में देखा था। स्टैटिक चार्जेस जब हमने सेपरेट किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस अपोजिट चार्जेस। ये जो आप अपनी बैटरी के अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड सोर्स, अ मूविंग चार्ज हैज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है, फैराडे लॉ। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल। तो आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या ये सोर्स हो सकती है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, emit electrons when light strike the surface। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था ये। थर्मल इमिशन, emit electron when heated। आप किसी सरफेस को हीट करें, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करें और उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो। तो ये आपकी कुछ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। The closed circuit. Any circuit has three important characteristics. Number one, there must be a source of potential difference, यानी कि उसके अंदर बैटरी मौजूद हो। Second, there must be a complete path for current flow. करंट फ्लो के लिए सर्किट क्लोज हो, कंप्लीट पाथ हो। और द करंट पाथ नॉर्मली हैज अ रेजिस्टेंस टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट। और जो वोल्टेज सोर्स के साथ आप एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं अमूमन, जो कि उस करंट को लिमिट करता है। ये एक क्लोज सर्किट आपके पास होता है। सिंबल फॉर सर्किट डायग्राम, आपके पास सर्किट डायग्राम्स अगर है तो उसके अंदर अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक सिर्फ कंडक्टर या एक ट्रैक पाथ है जिसकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और आइडियली हम कहते हैं जीरो रेजिस्टेंस है। ये सिंबल रेजिस्टर का है, ये सिंबल आपकी सोर्स ऑफ ईएमएफ का है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम थोड़ा सा बड़ा शो करते हैं। ये सिंबल आपके पास सोर्स ऑफ ईएमएफ का है विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कि वो आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी दिखा सकते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी दिखा सकते हैं। ये सिंबल आपके पास वोल्टमीटर का है, जिसकी मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स मेजर कर सकते हैं। और वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिप्लॉय किया जाता है। ये सिंबल आपके पास एमीटर का है, एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट मेजर करती है, और ये जिस डिवाइस का भी आपको करंट मालूम करना है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट ट्रबल्स, तो ये आपके पास एक सिंपल सर्किट जो हमने अभी क्लोज लूप सर्किट देखा था, ये वो है। अगर मैं इस रेजिस्टर को एक कंडक्टिंग पास से बाईपास कर दूं या कनेक्ट कर दूं तो ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट। और इस सूरत में इस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी 0 और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, जैसे हम आम जबान में कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट।
अगर ये रेजिस्टेंस या ये ट्रैक या ये पाथ कहीं से ब्रेक हो जाए, ये कहलाता है ओपन सर्किट। और इस केस के अंदर आपके पास रेजिस्टर सर्किट की इनफाइनाइट हो जाती है और जीरो करंट ड्रॉ होता है और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर डेवलप हो जाता है, ओपन सर्किट्स के ऊपर। Figure shows a source of battery with EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm. तो ये आपके पास एक फिगर है, इसमें एक आपके पास बैटरी है जिसकी जो EMF है वो है 12 वोल्ट और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसके पैरेलल में आपने एक वोल्टमीटर अप्लाई कर दिया है और इस बैटरी के साथ सीरीज में आपने एक एमीटर ज्वाइन कर दिया है। The wire to the left of A and to the right of the ammeter are not connected to anything. तो टर्मिनल A के लेफ्ट से और एमीटर के राइट से कोई चीज भी कनेक्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, कुछ भी नहीं मौजूद यहां पे। डिटरमाइन द रिस्पेक्टिव रीडिंग VAB and I current of the idealized voltmeter V and the idealized ammeter A। तो आपको कह रहे हैं कि बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर के जो वोल्ट मीटर है और ये एमीटर जो कि एक आइडियलाइज मीटर है, यानी कि इनकी कोई करंट एमीटर ड्रॉ नहीं कर रहा, एक कंडक्टिंग पाथ के तौर पे बिहेव कर रहा है। और वोल्ट मीटर इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एक आइडियलाइज वोल्ट मीटर की, यानी कि इसके अंदर से भी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। तो आपसे पूछते हैं कि रीडिंग क्या पढ़ होंगे। अब अगर हम बात करें यहां से, तो यहां पे कुछ सर्किट ही नहीं है, तो ये आ गया ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट आपकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका मतलब है यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपका एम मीटर के अंदर करंट की जो रीडिंग आ रही होगी वो जीरो। जब तक आप कोई चीज इन दोनों के दरमियान कनेक्ट नहीं करेंगे, इस पाथ के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्योंकि अब कोई चीज बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है सिवाय वोल्टमीटर के, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर कोई लोड या कोई रेजिस्टर या कोई सर्किट आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो आपकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके ईएमएफ के बराबर होगा। यानी कि इस केस के अंदर आपका आंसर होगा कि करंट जो एमीटर पे वो होगा जीरो और जो बैटरी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा 12 वोल्ट के। सिंपल, जो अभी डायग्राम हमने ऊपर देखी थी उसके अंदर हमने यहां पे अब अपने पॉइंट ए के और एमीटर के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया है, एक क्लोज सर्किट है, अब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अब आपसे पूछते बताइए ये जो वोल्ट मीटर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा और जो एम मीटर है उसमें करंट कितना आ रहा होगा। तो सबसे पहले
हम सॉल्व करते हैं इस वाले बात को, जो भी करंट है वो यहां से क्रॉस हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये R4 ओम को जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट की, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ गए, और सीरीज में आने पर रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाते हैं। तो अगर यहां से मैं पोटेंशियल निकालूं तो ये होगा आई, करंट निकालूं तो ये बराबर होगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा एमीटर एक आइडियल एमीटर है, तो इसकी जीरो रेजिस्टेंस होगी, और ए से लेके ए डैश तक ये एक ट्रैक वायर या एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं, और बी से लेके बी डैश तक भी जीरो रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट ए और ए डैश बराबर हो गया, ये पॉइंट बी और बी डैश बराबर हो गया, यानी कि वी ए बी बराबर हो गया वी ए डैश बी डैश के। इसका मतलब है जो वोल्टेजेस इस पॉइंट के दरमियान आ रहे होंगे वही वोल्टेजेस इन पॉइंट के दरमियान आ रहे होंगे। तो I बराबर हो गया ई आर प्लस आर, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो ईएमएफ को दी 12 वोल्ट, 4 प्लस 2 एम्पियर करंट आपके पास आ चुका है। Now, our idealized conducting wire and the idealized ammeter have zero resistance, ये हम बात कर चुके हैं। So there is no potential difference between point A and dash or between point B and B dash, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि जब A और A डैश के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, B और B डैश के दरमियान कोई, तो इसका मतलब है वी ए बी बराबर होगा वी ए डैश बी डैश के। तो आप समझेंगे एमीटर है ही नहीं, ये कंडक्टिंग इधर लगा हुआ है, और ये सिंपल डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट हुई हुई है इस रेजिस्टेंस के साथ, और उसके ऊपर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो वीएबी बराबर होता है आई आर के। आई इस सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आगे 2 एम्पियर। आर बराबर है 4 ओम के, आर और आई को मल्टीप्लाई किया 8 वोल्ट। और एक सेकंड मेथड इसका है जो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था कि आप जो ईएमएफ है उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस करंट को मल्टीप्लाई करके आप उसमें से माइनस करते हैं। तो ईएमएफ हमारे पास 12 वोल्ट है, आई हमारे पास 2 एम्पियर है, आर इसकी 2 ओम है, इससे भी आंसर आपके पास यही सेम आंसर आएगा 8 वोल्ट। रेजिस्टेंस इन सीरीज बहुत आसान सा टॉपिक है, आपने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो ये एक बैटरी सोर्स के साथ मैंने 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को सीरीज में लगाया हुआ है, और इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है कि ये तीनों मिलके कितने रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। तो आपको पता है सर्किट में जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट ऑल एलिमेंट ऑफ दी सर्किट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम होता है, तो करंट हम लेट्स सपोज कहते हैं आई फ्लो कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल तमाम पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि R1 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 होगा, R2 पे जो पोटेंशियल है वो V2 होगा, और R3 पे V3 होगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये जो वोल्टेज V या पोटेंशियल डिफरेंस V है ईएमएफ सोर्स E का, वो 3 में डिवाइड हो जाएगा। अब इन तीनों रेजिस्टेंस से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सीरीज सर्किट्स के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो तमाम रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होता है, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1
प्लस R2 प्लस R3। अब आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर और आप सब उनको सिंपल अलजेब्रिक सम कर लेंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, जैसे ये सर्किट है ये सर्किट दोनों, तो इस सूरत में आप ये देखें कि इस पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी का जो टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस की इस स्लैग के साथ और इस स्लैग के साथ, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है और नेगेटिव वाले भी दोनों सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तमाम रेजिस्टेंस के ऊपर सेम होगा, लेकिन करंट जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे पैरेलल में उन सब में डिफरेंट होगा। यानी कि अगर मेरी बैटरी आई करंट ड्रॉ कर रही है तो वो बराबर होगा I1 प्लस I2, अगर 3 होता तो I3। और पैरेलल सर्किट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल्स का सम होती है, उसकी मदद से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।